सुप्रभात। हमने लासा की और पाठ में पढ़ा, नेपाल और तिब्बत के मुख्य मार्ग के बारे में पढ़ा पहला, फिर तिब्बती सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था कैसी है, डांडा और थोंगला के जंगल कैसे हैं, गहनतम जंगल है, लेखक घोड़ों की सवारी कैसे करता है और उतरते समय किस तरीके से रास्ते पर भटक जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अंतिम गद्यांश में। हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, अब वो तिंगरी में आ गए हैं, लंकोर से भी आगे निकल गए हैं और तिंगरी के विशाल मैदान में आ गए हैं, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर यानी बुद्ध अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई ली और वहाँ से चल पड़े। लेखक कह रहा है कि हम लंकोर से आगे तिंगरी के विशाल मैदान में आए। तिंगरी का विशाल मैदान था, वो ऐसा लगता था मानो चारों तरफ पहाड़ी टापू है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और उसके भीतर एक छोटी पहाड़ी है, उसके ऊपर तिंगरी है। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। ये वहाँ पहुँचे। जो सुमति है, जो बौद्धों के पुरोहित थे, ये हर साल बुद्ध गया आते थे और बुद्ध गया आने के बाद पुरोहित आते थे और अपने यजमानों के यहाँ जाते थे। यजमान और पुरोहित, ये पुरोहित थे तो बुद्ध गया आते और बुद्ध गया से यहाँ से गंडे लाते थे, प्रसाद लाते थे। गंडे कहते हैं हाथ में बांधने का एक धागा। वो धागा होता है, यहाँ से एक कपड़ा चढ़ाते, उस कपड़े को लेकर के आते और उस कपड़े को ला करके उसको चीरिया बनाते, उसको चीर करके लोगों के हाथ में धागा बांधते थे। लेखक कह रहा है कि ये गंडा कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध गया की चीरी से बने गंडे कभी खत्म नहीं होते, यानी कि लोगों के बांधते बांधते वो कपड़ा खत्म हो गया तो नया कपड़ा खरीदते वो, और जो बचा हुआ अंतिम चीरी रह गई वो उसमें गांठ लगा देते और नया गंडा तैयार कर लेते। यानी कि इस प्रकार वो गंडे कभी खत्म नहीं होते। यानी जितने भी यजमानों के यहाँ जाते हैं वो उससे बांध करके नया गंडा बना लेते थे। क्योंकि बोध गया से कपड़े कभी खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे या नया कपड़ा बना लेते। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वो चाहते थे मैं यजमानों के यहाँ जाऊँ, मुझे दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ जा कर के आया हूँ।
लेखक ने सोचा कि अगर ये अपने यजमानों के यहाँ चले जाएंगे तो ये तो हफ्ते 2 हफ्ते लगा देंगे, आएंगे ही नहीं, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ। इसलिए उनको मैंने कह दिया कि मैं जैसे ही लासा पहुँचूँगा आपको और पैसा दे दूँगा, लेकिन आप कहीं अपने यजमानों के यहाँ मत जाइए। और सुमति ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। दूसरे दिन हमने भरिया कहते हैं मालवाहक, माल को ढोने वाला, उसको ढूंढने की कोशिश की, हमें कोई नहीं मिला। हम सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। लेकिन कह रहा है अगर सुबह सुबह चल देते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे चले तो बड़ी मुश्किल लग रही है। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है। लेकिन कह रहा तिब्बत में धूप भी बहुत भयंकर होती है, सुबह शाम तो भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ, क्योंकि बर्फ से आच्छादित रहता है, और दिन को तेज़ धूप रहती है। फिर लेकर कह रहा है यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से अगर सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है, इतनी गर्मी नहीं लगती है मोटे कपड़े से अपन सिर को ढांक लें। अगर आप 2 बजे सूरज में चल रहे हैं और मुंह की ओर चल रहे हैं, अगर सूरज की तरफ चल रहे हैं तो सामने तो बहुत तेज़ धूप लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि अपना शरीर है जो तेज़ धूप से जल रहा है, पसीना हो रहा है ऐसा। लेकिन पीछे की तरफ, कंधे की तरफ, यानी कि मानो बर्फ़ गिर रही हो ऐसे लगेगा। सामने धूप लग रही है लेकिन पीछे की तरफ मानो बर्फ़ पड़ रही है। यानी कि वहाँ की धूप के बारे में बताया है कि सूरज के सामने तो देखते हैं तो भयंकर तेज धूप लगती है और पीठ की तरफ ठंड रहती है, एक तरफ तो धूप भी लगती है, और शाम के समय तो वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा होता है। फिर हमने अपनी अपनी पीठ के ऊपर अपना अपना वज़न डाल दिया, डंडे हाथ में ले लिए और वहाँ से चल दिए, और सीधे हम जा पहुँचे तिंगरी के विशाल मैदान में, जहाँ सुमति के बहुत ही परिचित थे। वहाँ जाकर के भी सुमति है वो अपने बहुत सारे यजमानों से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक आदमी से मिलना ये बहाना बनाया और वो मुझे शेखर विहार में लेकर के चले गए। शेखर विहार, वहाँ एक बुद्ध का मंदिर था, वहाँ लेकर के चले गए। फिर लेकर कह रहा है तिब्बत की ज़मीन के बारे में बताया कि तिब्बत की ज़मीनें वो बहुत सारे छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई है, अलग अलग जागीरदार हैं वहाँ। इन जागीरों का बहुत सारा बड़ा हिस्सा है जो बुद्ध मठों के पास है। बुद्ध मठ और बुद्ध भिक्षुओं के हाथ में, भिक्षु हैं जिसे वहाँ के जो धार्मिक कार्यों के संपादन करते हैं, जो बुद्ध भिक्षु हैं, हमारे हिंदुओं में साधु संत होते हैं, वहाँ बुद्ध भिक्षु हुआ करते हैं। वहाँ बुद्ध भिक्षुओं के पास में है ज़्यादातर, वो विहारों के पास में है, वहाँ के मठों के पास में। हमारे हिंदुस्तान में मठ कहा जाता है और वहाँ विहार कहा जाता है, जहाँ साधु संत रहते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार होता है, वह खुद खेती करता है, और उसके लिए जो मठ हैं उन मठों में बेगार में उन्हें मजदूर मिल जाते हैं, यानी बेगार में यानी बिना पारिश्रमिक दिए जाने वाले मजदूर मिल जाते हैं, यानी कि वहाँ फ्री में काम करने वाले मजदूर मिल जाते हैं, उन्हें पैसा अलग से नहीं देना होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु भी बड़े भद्र आदमी थे, वह बहुत प्रेम से हमें मिले, और वहाँ हमने देखा एक मंदिर था, उसमें हस्तलिखित भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी। 103 पोथियाँ थी, यानी 103 किताबें पढ़ी हुई थी, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई थी। मैंने भी मेरा आसन वहीं लगा दिया, मैं भी वहीं जम करके बैठ गया। वह बड़े बड़े मोटे मोटे कागज़ से युक्त थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। वहाँ लगभग एक पोथी यानी एक किताब 15-15 शेर से कम नहीं थी। एक शेर में 600 ग्राम होते हैं, यानी कि एक किताब है, एक पुस्तक है जो 9-9 किलो की थी, मोटी मोटी पुस्तकें थी। लेखक को पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बड़ा मिराक था। लेखक कह रहा है मेरा आसन भी वहीं लग गया, मैं भी उन पुस्तकों में अंदर घुस गया, मैं उन पुस्तकों के भीतर था। इसलिए मैंने कह दिया कि आपको अपने सुमति को कह दिया तुम्हें अपने यजमानों के पास जाना है, तुम अपने यजमानों के पास जा सकते हो। लेखक कह रहा है कि जब हम इस शेखर विहार में गए थे तो शेखर विहार का जो स्वामी था, वहाँ का जो भिक्षुक था, उसका नाम था नमसे। नमसे बड़े भद्र आदमी थे, बड़े भले आदमी थे। उन्होंने मेरी खूब आवभगत की, मेरी बहुत सेवा की, और मैं उन पुस्तकों को देख करके अच्छा लगा तो उन्होंने मेरा आसन वहाँ लगवा दिया कि आप इन पुस्तकों को पढ़िए और आनंद से रहिए। तो उन्होंने नमसे के बारे में लगा, नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। मैंने समझा, लेखक कह रहा है कि सुमति जा रहे हैं अपने यजमानों से मिलने के लिए, 2 या 3 दिन तक रहेंगे ताकि मैं इन पुस्तकों को आराम से पढ़ सकूंगा। लेकिन नमसे तो उसी दिन दोपहर के वक्त आ गए और कहने लगे कि हम आगे चलें। हम वहाँ से आगे चल दिए, वहाँ से विदाई ली नमसे से, और हम लंकोर के लिए आगे, लासा के लिए आगे चल दिए। इस पूरे पाठ में राहुल जी ने अपनी
लासा की यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने 1929 में नेपाल के रास्ते से होकर के छद्म वेश में, भिखारी के वेश में यात्रा की थी। उस यात्रा का वर्णन किया है, यात्रा वृतांत के रूप में किया है, बहुत ही रोचक शैली में किया है। जो तिब्बत के दुर्गम रास्ते हैं, जो कठिन रास्ते हैं, उन रास्तों का वर्णन किया है। पहले उन्होंने तिब्बत के जाने वाले रास्तों का वर्णन किया कि वहाँ के रास्ते बहुत ही दुर्गम हैं। उस रास्ते का वर्णन किया कि जो रास्ता कभी व्यापारिक और सैनिक रास्ता एक ही था, जहाँ कभी चीनी सेना की पलटन रहा करती थी, वहाँ चीनी सेना की फौजी चौकियाँ रहा करती थी, उसका वर्णन किया। फिर उन्होंने तिब्बत के सामाजिक जीवन का वर्णन किया कि वहाँ किसी प्रकार की कोई जाति पाति व्यवस्था नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं था, औरतें पर्दा भी नहीं करती है, यानी कि वहाँ निम्न श्रेणी के भीख मंगे को ही घर में घुसने दिया जाता है। बाकी अगर आपकी जान पहचान है या नहीं है, आप घर के भीतर जा सकते हो और चाय बना करके पी सकते हो, या उस घर की सासू बहू को नमक सोडा दे सकते हो, वो आपके लिए चाय बना करके ला सकती है। फिर वहाँ के ठहरने की व्यवस्था के बारे में बताया कि जब वो परित्यक्त चीनी किले से वहाँ से छोड़ करके चले गए, एक आदमी उनसे टैक्स लेने के लिए आया, प्रवेश का परवाना यानी राहदारी लेने के लिए आया। वो उन्होंने जो मजिस्ट्रेट से 2 चीटें बनवा करके ले गए थे, वो उन्होंने दे दी और वहाँ के आखिरी गांव में रुके। तो आखिरी गांव में उस समय उनकी जान पहचान का कोई नहीं था, सिर्फ सुमति की जान पहचान के थे, तो भी एक बहुत अच्छे मकान में उन्हें रहने के लिए जगह मिली। लेकिन 5 साल बाद उन्होंने वहाँ की यात्रा की, बहुत अच्छे वेश में थे, भद्र पुरुष के वेश में गए थे। उस समय उन्हें गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के लोग हैं जो शाम के समय में शराब के नशे में पड़े रहते हैं, शराब पी करके अपना होशो हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी कि शाम हुई तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और उससे किसी प्रकार का होशो हवास नहीं रहता है। फिर उन्होंने डांडा थोंगला के जंगल का वर्णन किया कि वहाँ के डांडे हैं, जो पहाड़ के ऊंचाई की ज़मीन है वो बहुत खतरनाक होती है, वो 17-18 हज़ार समुद्र तल से ऊँचे हैं। ऊंचाई होने के कारण, निर्जन होने के कारण डाकू वहाँ पड़े रहते हैं। डाकू के छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह है, डाकू की सबसे प्रिय जगह है। डाकू क्या करते हैं, सबसे पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर उसके पास धन देखते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं है, यानी कि डाकू पहले खुद उसे नहीं मारे तो उसे खुद अपनी जान का भय रहता है कि कहीं ये मुझे नहीं मार डाले। और लेखक ने फिर ये भी कहा है कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए वहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। लोग जैसे लाठी लेकर के घूमते हैं, वैसे वहाँ हर व्यक्ति पिस्तौल रखता है, पिस्तौल लेकर के घूमते हैं। लेखक ने यह कहा, हम तो भीख मंगे थे, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। हमें कभी कोई कहता तो हम कुछ कह करके उन्हें दया करके भीख मांगने लग जाता है। फिर लेखक कह रहा है कि हम घोड़े की सवारी का हमें लंकोर पहुंचना था, तो लंकोर जाने के लिए उन्होंने 2 घोड़े कर लिए, 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पे चढ़ना था। दोपहर के समय डांडे पर वो चढ़ गए थे और फिर उतराई उन्हें लगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उन्होंने दक्षिण से पूरब की तरफ देखा कि हजारों सफ़ेद पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कुछ के ऊपर बर्फ़ है, कुछ के ऊपर बर्फ़ नहीं है, लेकिन पर्वत सब नंगे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी प्रकार की हरियाली नहीं थी। उतराई पर भटकाव, जब लेखक उन पहाड़ों से उतर रहा था, उतरते समय रास्ता भटक जाता है और गलत रास्ते के ऊपर चला जाता है उनका घोड़ा, और जहाँ आगे 2 रास्ते फूट रहे थे उन 2 रास्तों के ऊपर, गलत रास्ते के ऊपर चला जाता है, लगभग 1.5-2 मील दूसरे रास्ते के ऊपर चला जाता है। और आगे के गांव में पूछने पर उसे वापस आना पड़ता है और वापस आकर के फिर लंकोर के रास्ते के ऊपर जाता है। और सुमति है जो बड़े गुस्से में होते हैं क्योंकि साथ नहीं चल पाए, तो लेखक बड़ा अनुनय विनय करता हुआ कहता है कि दोस्त, मुझे घोड़ा कैसा मिला, देखो तुम्हारा मेरे ऊपर गुस्सा करना वाजिब है, लेकिन मुझे घोड़ा ही ऐसा मिला, बहुत धीमे चल रहा था, मैं इसे कितना मारता, ये मुझे लेके आया, मैं क्या करूं। फिर वो वहाँ से तिंगरी समाधि गिरी चले जाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तिंगरी समाधि यानी कि पहाड़ों का टापू, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर शेखर विहार है, एक बौद्ध मंदिर है। उस बौद्ध विहार में, उस तिंगरी समाधि गिरी के ऊपर जो शेखर विहार है, वहाँ पे एक नमसे नाम के एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वहाँ की ज़मीन की व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि वहाँ की ज़मीनी व्यवस्था कैसी है। उन्होंने बताया कि तिब्बत की जो जागीर है, जो अलग अलग भागों में बटी हुई, अलग अलग जागीरों में बटी हुई है, और वहाँ का जागीर का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के पास होता है, बौद्ध विहारों के पास होता है, और बौद्ध विहारों में से, बौद्ध भिक्षु में से किसी एक को नियुक्त कर दिया जाता है और वो आकर के वहाँ की ज़मीन और खेतीबाड़ी को संभालता रहता है, उसके हाथ में रहता है पूरा प्रबंध। और वो बुद्ध भिक्षुक होता है, वो किसी राजा से कम नहीं होता है।
और शेखर विहार था, उस शेखर विहार के भी मुखिया नमसे थे। वो नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े प्रेम से लेखक को मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, उसमें कुंजर यानी बुद्ध वचन की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए लग गए। वो मोटे कागज में लिखी हुई थी, 15-15 शेर की थी एक पुस्तक, यानी 9-9 किलो की थी। सुमति अपने यजमानों के पास चला जाता, वो लेखक पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। फिर उन्होंने तिब्बत की तेज धूप का वर्णन किया। तिब्बत की जो धूप है बड़ी कड़ी धूप होती है, बड़ी तेज होती है, यानी कि दिन को अगर वो चल रहे हैं तो अगर सूर्य सामने है तो सामने से तो बहुत तेज गर्मी लगती है, लेकिन लेखक ने कहा अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा और मोटे कपड़े से शरीर को ढक देते हो तो धूप महसूस नहीं होती है, लेकिन पीठ की तरफ बड़ी ठंड लगती है, यानी पीठ एकदम बर्फ की तरह हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने इस पाठ के माध्यम से वहाँ की जातिवादी व्यवस्था, वहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में, वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में, वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, वहाँ की जमीनी व्यवस्था के बारे में लेखक ने बड़ा ही रोचक वर्णन किया है इस पाठ के माध्यम से। धन्यवाद।